और आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आने वाली कुछ वीडियो में इस टॉपिक पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो सर 1820 में ऑस्टिन ये प्रूफ कर चुके थे कि अगर हमारे पास कहीं पर करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने आसपास वाले रीजन में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि क्या जिस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या कुछ ऐसा तरीका भी है जिससे हम अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकें। मतलब मान लो अगर यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो तो अगर मैं लूप को इसमें रखूं तो क्या इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर चुके हैं। तो बहुत से साइंटिस्ट वो तरीका पता लगाने में लग गए कि जिससे हम स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, कैन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आंसर हमें मिला हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर कहीं पर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा हो सकता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो इसका जवाब हमें माइकल फैराडे जो कि इंग्लैंड के थे एंड जोसेफ हेनरी जो यूएसए के थे। ठीक है, तो इन दोनों ने इस टॉपिक पर बहुत वर्क किया और 1931 में हमें ये पता चल गया कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जवाब क्या मिला? जवाब मिला नॉट मैग्नेटिक फील्ड बट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। ओके, तो आज हमारा जो मॉडर्न वर्ड है, ठीक है, जिसमें हम बटन दबाते हैं पंखा चालू हो जाता है। ठीक है, हमको कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमने एक मोटर लगा रखी है जो हमें पानी निकाल के देती है। ठीक है, और कहीं बहुत दूर एक झरना बह रहा है जो बिजली पैदा कर रहा है। ठीक है, और वो बिजली हमारे घर तक यहाँ आ रही है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे ये जो हमारा आज का मॉडर्न वर्ड है, ये नतीजा है फैराडे की इस डिस्कवरी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आज एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमारे पास स्पेस में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर हम एज्यूम करते हैं कोई सरफेस, तो उस सरफेस को चीरकर कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां से गुजर रहा है वो क्या होगा, उस सरफेस से जुड़ने वाला फ्लक्स। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एज्यूम करते हैं यहां पर स्पेस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बह रहा है। तो अगर आप देखो मैं इस सरफेस को इस तरीके से रखता हूं तो उस केस में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस को चीर कर निकलेगा। मतलब इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कि अगर आप एरिया को सरफेस के क्या रख देते हैं, परपेंडिकुलर रख देते हैं, तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और अगर धीरे धीरे मैं इसको टर्न करता जाता हूं तो आप देख सकते हो अब ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकल जाएगी बिना सरफेस को चीरे। मतलब जैसे जैसे एरिया को मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में टर्न कर रहा हूं वैसे वैसे इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। ओके, तो एज्यूम करते हैं अभी ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है और स्पेस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा b इंटू एरिया का वह कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर या b a cos थीटा। ठीक, अब देखो दो स्पेशल केस देखते हैं। अगर मैंने अपनी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पुट किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। आप कह सकते हैं जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, और फ्लक्स कितना हो जाएगा bA cos 90, कितना है, 0 है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। हमने अपने सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के क्या ले लिया है, परपेंडिकुलर ले लिया है। तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फाई की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे और फ्लक्स कितना आ जाएगा bA cos 0 BA, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा अगर आपकी सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है तब। ओके, तो अब फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो फ्लक्स के एक्सप्रेशन पढ़े हैं उसमें एजम्पशन था क्या, कि
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और एरिया भी क्या चुना था हमने, प्लेन चुना था। लेकिन ये हमेशा तो नहीं हो सकता, हमारे पास ऐसे रीजन भी हो सकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब हर पॉइंट पर चेंज हो रहा हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, पास पास है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये दोनों लाइन दूर हो गई, मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है। दूसरा, ये एरिया कंटिन्यूसली टर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे डीए एरिया मान लेंगे, और डीए एरिया इतना छोटा कंसीडर करेंगे, क्या ज्यूम करेंगे, डीए टेंड्स टू 0, तो वो लगभग क्या बनेगा, लगभग प्लेन एरिया बनेगा। तो हम हर एक डीए एरिया के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने छोटा सा एरिया ज्यूम किया है डीए, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, बी, और एरिया में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इस केस में इस छोटे डीए एरिया से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। इसी तरीके से हम हर एक डी एरिया से जुड़ने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और उन सबका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर द होल सरफेस ऑफ बी डी ए कॉस थीटा। तो बी डी ए कॉस थीटा का सरफेस इंटीग्रल करेंगे और हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे और हेनरी ने 10 साल कड़ी मेहनत की है। ठीक है, और उस दौरान उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से कुछ कामयाब एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक, तो पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक कोर है। ठीक, यहाँ पर उस पर एक कॉइल लिपटी हुई है जिसमें बैटरी जुड़ी है, और यहाँ पर हमने एक कॉइल और बना रखी है, इसमें क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। तो गैल्वेनोमीटर को तो आप समझ गए होंगे, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा था। क्या होता है ये, करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है, यानी कि अगर इस कॉइल में से करंट बहेगा तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसका पता लगा सकता है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो फैराडे ने सोचा था कि जब मैं सर्किट को क्लोज करूंगा तो ये क्या है, एक सोलेनॉइड, तो करंट चालू करने पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बांध के रखता है, तो इसके द्वारा पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ इस कॉइल से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो फैराडे का मानना था जब इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो उस केस में हो सकता है इसमें क्या हो, करंट बहनी शुरू हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे। लेकिन जो रिजल्ट था उसने फैराडे को हैरान कर दिया। ठीक है, तो रिजल्ट देखते हैं क्या था। फैराडे ने देखा कि जैसे ही वो की को क्लोज करता है, जैसे ही वो की को क्लोज करता है, उसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो मिली, लेकिन पल भर के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिली। अगेन की अभी भी क्लोज है। ठीक है, करंट सर्किट में कंटिन्यूअस बह रहा है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस है, लेकिन यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं थी। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इस की को ओपन कर दिया, स्विच को, कनेक्शन को काट दिया। उस केस में अगेन जैसे वो कनेक्शन को काटता है, गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन थी। ठीक है, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने फैराडे को हैरान कर दिया। ठीक, उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस केस में देखा गया कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और उसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है, तो जब भी मैं इस कॉइल के पास मैग्नेट को मूव करता हूं, तो सिर्फ मोशन में, जब मैग्नेट मोशन में थी उस समय पर क्या थी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थी, और जैसे ही मैग्नेट कहीं पर रुक जाती थी डिफ्लेक्शन बंद हो जाती थी। मतलब इस कॉइल में करंट तब बह रही थी जब मैग्नेट मूव हो रही थी, चाहे वो आगे मूव करो चाहे वो पीछे मूव करो। ठीक है, उसके बाद एक और तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो फैराडे ने किया था। इस केस में हमारे पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और दूसरे कॉइल में बैटरी लगी हुई है। अगेन जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से बननी शुरू होगी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे भी कुछ लिंक होने वाला है। ठीक है, तो फैराडे ने देखा जैसे ही की को क्लोज करते हैं तो पल भर के लिए, एक मोमेंट के लिए दूसरी कॉइल में करंट बहना शुरू हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अगेन की बन नहीं रहती है लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं होती, पल भर की डिफ्लेक्शन थी, खत्म हो गई। जैसे की को ओपन करते हैं फिर से गैल्वेनोमीटर में क्या दिखाई दी, डिफ्लेक्शन दिखाई दी। तो ये इसी तरीके से बहुत से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। ठीक है, और इसके बाद एक नतीजा इन्होंने निकाला। नतीजा क्या था, whenever flux, magnetic flux linked with the coil changes, current flow in the coil। तो नतीजा क्या था, तीनों ही एक्सपेरिमेंट में और ऐसे अनेकों एक्सपेरिमेंट का
एक ही नतीजा था कि जब भी कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स चेंज होगा तब उसमें करंट थी, करंट पैदा हो गई थी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। तो ध्यान से देखेंगे, पहले केस में जब स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही स्विच क्लोज होगा इसमें करंट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ा ही है, मान लो अगर इसमें 2 एम्पीयर का करंट बह रहा है तो सीधा 2 एम्पीयर का ही थोड़ी हो जाएगा करंट, धीमे धीमे इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले 0.5 एम्पीयर का भी होगा, 1 एम्पीयर का भी होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ के 2 एम्पीयर का होगा। तो जब करंट 0 से 2 एम्पीयर तक बढ़ रहा था उस केस में अगर इसमें करंट बढ़ रहा होगा तो इसका बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और इससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू इस कॉइल से भी तो जुड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर यहां पर मैग्नेटिक करंट इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण कंटीन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इस कॉइल से जुड़ने वाला फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी तो कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज तो हो रहा है। ठीक है, तो जब तक पहली वाली कॉइल में करंट बढ़ रहा था तब तक हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई दी। अगेन जब करंट मैक्सिमम हो गया, बढ़ना बंद हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज बंद हो गया, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। आई बात समझ में? जब कनेक्शन को काटते हैं तो करंट को 2 एम्पीयर से 0 होने में कुछ तो वक्त लगेगा, तो उस दौरान जब करंट घट रहा था अगेन मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल घट रहा था, मतलब इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। ठीक है, तो इसमें उस समय फिर से डिफ्लेक्शन थी। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट का सीधा सीधा नतीजा क्या है कि जब भी आप किसी कॉइल से जुड़ने वाले फ्लक्स को चेंज करोगे, याद रखना चेंज करोगे, तब क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस हो जाती थी, पैदा हो जाती थी। ठीक है, दूसरे कॉइल में देखते हैं। तो दूसरे कॉइल में जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो उस केस में जब मैग्नेट इसकी तरफ बढ़ता है, यहां से देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जब आप इस कॉइल को इसकी तरफ मूव करोगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल के पास आता जाएगा इसके अंदर से पास होने वाली लाइन, फील्ड लाइन वो भी तो इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि पोल के पास क्या होता है, फील्ड ज्यादा होता है, दूर कम होता है। तो जैसे जैसे आप पोल को पास लाओगे इससे निकलने वाली या कह सकते हो आप इससे जुड़ने वाली फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करते हो तो इस कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, दूरी के साथ घटता है। तो जब ये पोल्स पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा और इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप मैग्नेट को रोक देते हो तो इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, उस केस में करंट बहना बंद हो जाता है। अगेन अगर मैं इसको दूर मूव करता हूं, इसको दूर ले जाता हूं तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कम होने लगता है, नतीजा क्या है, फिर से इसमें करंट बहने लगता है। तो कुछ भी करिए, जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज करोगे उसमें करंट पैदा हो जाएगी, उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। फाइनल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर हमने 2 कॉइल ली रखी हैं। ठीक है, एक में बैटरी जुड़ी है, एक में गैल्वेनोमीटर। अगेन जब की को हम क्लोज करते हैं तो करंट बहना शुरू हो जाएगा, तो ये सोलेनॉइड क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। तो जब इससे जुड़ने वाला, जब इससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल से जुड़ेगा उस केस में इनिशियली इसके पास कितना मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा हुआ था, 0। जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, करंट चालू हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, की को हम क्लोज ही रखेंगे तो करंट बंद हो जाएगी। अगेन जब आप की को ओपन करोगे तो इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा, इसमें फिर से करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों एक्सपेरिमेंट का एक ही नतीजा है कि जब भी आप फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करोगे उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम तैयार हैं डिफाइन करने के लिए व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान से देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, द फिनोमेना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हमारे पास कोई कॉइल है या कोई क्लोज सर्किट है, जब भी हम उस क्लोज सर्किट से जुड़ने वाले फ्लक्स को चेंज करेंगे, उससे जुड़ने वाले फ्लक्स को चेंज करेंगे, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी ही होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। हमने देखा जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं इसमें करंट पैदा हो जाती है। करंट कैसे पैदा हो जाती है, करंट के लिए कोई तो सोर्स चाहिए,
जैसे क्या होता है हमारे पास, अगर हम सर्किट में बैटरी लगा दे तो करंट पैदा हो जाती है। तो बैटरी क्या है? एनर्जी, उसको करंट को, तो यहां पर बैटरी क्या है? हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। आई बात समझ में? तो जब भी हम इसको मूव करते हैं, इसमें क्या होती है? एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, वो एनर्जी का सोर्स होता है, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वही करंट को क्या करती है?